नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन बड़ी गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी धड़ाम हो गए। निवेशकों के बीच घबराहट का माहौल देखने को मिला और शुरुआती कारोबार में ही लाखों करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया गया। तो बाजार में इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल और मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव माना जा रहा है। अमेरिका ईरान विवाद के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमत $105 प्रति बैरल के पार पहुंच गई, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील ने भी बाजार की चिंता को बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने लोगों से पेट्रोल डीजल की बचत करने, गैर जरूरी विदेशी यात्राएं टालने और 1 साल तक सोना खरीदने से बचने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार बढ़ते आयात बिल और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव को लेकर चिंतित है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में तेल महंगा होने पर देश का आयात बिल बढ़ता है, रुपए पर दबाव आता है और महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। इसी वजह से बाजार में बिकवाली तेज हुई और बाजार में सबसे ज्यादा दबाव बैंकिंग, ऑटो, रियल एस्टेट और ज्वेलरी सेक्टर के शेयरों पर देखने को मिला। पीएम मोदी की सोना खरीदने से बचने की अपील के बाद कई ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर भी बाजार पर देखने को मिल रहा है। लगातार शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की जा रही है। आज भी शेयर बाजार खुलते ही धड़ाम हो गया। सेंसेक्स, निफ्टी खुलते ही तेजी के साथ गिरते हुए दिखाई दिए। कच्चे तेल की कीमतों से चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं और पीएम मोदी ने पिछले 24 घंटे में दूसरी बार लोगों से अपील की है और प्रधानमंत्री की अपील का असर बाजारों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में बड़ा मोड़ सामने आ गया है। सीबीआई के हाथ में हत्याकांड का केस सौंप दिया गया है। तो यूपीआई पेमेंट से आरोपियों तक पुलिस पहुंची है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच अब सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली है। तो इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में यूपी और बिहार कनेक्शन सामने आने के बाद मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने कोलकाता पुलिस की एफआईआर को दोबारा दर्ज कर 7 सदस्यीय टीम गठित की है। जांच एजेंसी अब हत्या की साजिश, शूटरों और इसके पीछे के मास्टरमाइंड की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई हैं। इस मामले में यूपी के बलिया निवासी राज सिंह उर्फ चंदन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों तक पहुंचने में एक यूपीआई टोल पेमेंट अहम सुराग बना। पुलिस का दावा है कि हत्या की पूरी सुनियोजित तैयारी थी और इसमें 7 से 8 लोगों की भूमिका हो सकती है। बताया जा रहा है कि राज सिंह को अयोध्या से गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य आरोपियों के तार बिहार के बक्सर से जुड़े मिले हैं। पुलिस के अनुसार इनमें से एक आरोपी पेशेवर शार्प शूटर है। हालांकि राज सिंह के परिजन ने उसे निर्दोष बताते हुए गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं और सीबीआई जांच की मांग की थी। चंद्रनाथ रथ की 6 मई को उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो पूर्व वायुसेना कर्मी थे और लंबे समय से शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी सहयोगी माने जाते थे। इस हत्या के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी बड़ा बवाल मचा हुआ है। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमित जी, सीबीआई के हाथों में अब ये पूरा केस चला गया है। सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कैसे देख रहे हैं आप? नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी सत्ता में परिवर्तन होने के बाद इस तरीके की घटनाएं तो और कहीं नहीं। हेलो जी जी अमित जी बोलिए। बंगाल में होती रहती है, तो ये कोई नई घटना नहीं है। लेकिन इसमें मार्क करने वाली बात यह है कि जो तार जुड़े हुए, जैसा कि आपने बताया, यूपी और बिहार से है, तो ये एक बार फिर साबित कर रहा है कि यूपी और बिहार के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि बंगाल की राजनीति में बंगालियों का ना होना एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। वैसे भी सपोर्टरों का तो कोई भरोसा नहीं होता। जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि जो निचले दर्जे के सपोर्टर होते हैं वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं नेताओं के लिए और फिर नेता बाद में पलट जाते हैं। तो हमें बार बार मैं बात ये करता हूँ कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी नेता के लिए हम उस स्तर पे ना जाएं जहां से हमारे परिवार वालों को तकलीफ होनी शुरू हो जाए। और ये केस उसका जीता जागता उदाहरण है कि एक बार फिर देखिए कि नेता शुभेंदु अधिकारी जी का पीए, जो शुभेंदु अधिकारी जी भी कुछ दिन पहले उसी टीएमसी में हुआ करते थे, आज फिर एक बार बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। और जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे
वो इनके दुश्मन बने हुए हैं। तो लोगों से मेरी अपील है कि राजनीति के चलते आप किसी पर्सनल दुश्मनी में ना जाएं। और बंगाल की जनता सीबीआई की मांग कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम बंगाल वालों को इतनी अकल तो आई कि सीबीआई, ईडी और ऐसी भी संस्थाएं होती हैं जिनको बचाने के लिए ममता बनर्जी उनके खिलाफ अरेस्ट कर ले रही थी, मान नहीं रही थी कि भाई भारत का हिस्सा है बंगाल। तो ये एक अच्छी न्यूज है जिसमें जांच होनी चाहिए और लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि न्याय मिल सके। और बंगाल का जो रक्त रंजित इतिहास है, मुझे उम्मीद है कि बीजेपी इसको बदलने में कामयाब होगी। अच्छा अमित जी, राजनीति की बात हम कर रहे थे, तो इस पूरे मामले में ज़बरदस्त राजनीति भी हमने देखी है। जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर राजनीतिक दलों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मामला जो है वो अब सीबीआई के हाथों में पहुँच गया है, लेकिन अभी भी जो जुबानी जंग है वो भी राजनीतिक दलों की देखने को मिल रही है। देखिए, बंगाल का इतिहास बहुत अजीब रहा है। वहाँ जिस पार्टी की सरकार बन जाती है ना, उसके बाद सारे लोग उसी में चले जाते हैं। दूसरी अपोजिशन पार्टी जो है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजिकल बेस है, जिसके नाते वो सरवाइव करने में कामयाब रही है। और आने वाले आप कुछ समय में देखेंगे कि बंगाल में भी वही एक्शन होगा जो यूपी और बिहार में चल रहा था। क्योंकि अब बीजेपी से जो लीडर बन के आएगा वो हार्ड लाइनर ही रहेगा। उसको ये साबित करना है कि वो योगी से, मोदी से या हेमंता बिस्वा शर्मा से भी ज्यादा कट्टर हिंदू है। तो अब ये जो राजनीति है भारत की, वो इसी तरफ जाएगी कि सनातन की ग्लोरी को हासिल करने के लिए लोग कट्टर से कट्टर होते जाएंगे। और खास करके नेता जो है वो ज्यादा ही आपको दिखेंगे इस तरीके के बयानों को देते हुए। चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो यूपीआई पेमेंट से आरोपियों तक पुलिस पहुंची थी। अब इस पूरे मामले को सीबीआई के हाथों में सौंप दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में यह बड़ा मोड़ सामने आया। सीबीआई के हाथ में अब हत्याकांड का केस सौंप दिया गया है। वहीं दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में 2 महिलाओं के साथ कथित छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। जानकारी के मुताबिक घटना उस समय हुई जब 2 महिलाएं नेहरू प्लेस इलाके में एक होटल के बाहर मौजूद थीं। आरोप है कि कुछ युवकों ने पहले महिलाओं पर फप्तियां कसी और फिर विवाद बढ़ने पर उनके साथ मारपीट और छेड़छाड़ की। पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया कि इस दौरान उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। दिल्ली पुलिस के अनुसार मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की मदद से आरोपियों की पहचान की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद फहाद, मोहम्मद सवेज, मोहम्मद आरिफ और अमन के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले के हर पहलू की जांच जारी है। वहीं महिलाओं का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। इस घटना के बाद लोगों में नाराजगी है और सोशल मीडिया पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं थाना भवन नगर पंचायत प्रशासन ने कस्बे को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से मंगलवार को व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान में बस अड्डे से लेकर शामली अड्डे और चरथावल बस स्टैंड तक सड़क किनारों एवं नालियों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। कार्रवाई के बाद इलाके में यातायात व्यवस्था अधिक सुचारू नजर आई। नगर पंचायत की टीम ने जेसीबी मशीन और कर्मचारियों की मदद से कई स्थानों पर रखे सामान, टीन शेड, ठेले और अस्थायी अतिक्रमण को हटवाया। अभियान के दौरान दुकानदारों और ठेला संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा सड़क या नालियों पर कब्जा किया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभियान में नगर पंचायत कर्मचारियों संजय बाबू, वसी, शुभम और पंकज ने सक्रिय भूमिका निभाई। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा, जिसके चलते पूरा अभियान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा ने कहा कि नगर में सफाई व्यवस्था और यातायात को बेहतर बनाए रखने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। साथ ही अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में दोबारा कब्जा करने पर नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आमजन से भी सहयोग की अपील की है। वहीं थाना भवन नगर पंचायत कार्यालय में आयोजित बोर्ड बैठक के दौरान पार्किंग ठेके की बोली प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष मुशायरा बेगम, अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा और सभासदों की मौजूदगी में खुली बोली लगवाई गई। जानकारी के अनुसार पार्किंग ठेके की सरकारी बोली 5 लाख रुपए से शुरू हुई। इस प्रक्रिया में आशीष, आसिफ, सोनू, अनीश और
सनी जिंदल समेत 5 बोलीदाताओं ने हिस्सा लिया। शुरुआती दौर में सनी जिंदल ने 5,10,000 रुपए की बोली लगाई, जबकि अनीश ने बोली को बढ़ाते हुए 6,70,000 रुपए तक पहुंचा दिया। बोली के अंतिम चरण में सनी जिंदल ने 8 लाख रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाकर पार्किंग ठेका अपने नाम कर लिया। इसके बाद किसी अन्य बोलीदाता ने अधिक राशि पर बोली नहीं लगाई, जिस पर नगर पंचायत प्रशासन ने ठेका सनी जिंदल के नाम स्वीकृत कर दिया। नगर पंचायत अधिकारियों के मुताबिक पार्किंग ठेके का संचालन आगामी 15 तारीख से शुरू किया जाएगा। बैठक में सभासद नीरज गोयल, कन्हैया, महबूब सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिकारियों ने दावा किया कि पूरी प्रक्रिया नियमानुसार और पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई। वहीं बुलंदशहर के सयाना क्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान का मामला सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। सयाना कोतवाली क्षेत्र की चांदपुर चुंगी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में लगे 100 फीट ऊंचे तिरंगे की खराब स्थिति का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पार्क में लगा राष्ट्रीय ध्वज फटा हुआ और खराब हालत में लंबे समय से लहरा रहा है, लेकिन प्रशासन और संबंधित अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर सयाना कोतवाली पुलिस और चौकी इंचार्ज को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई। मामले को लेकर लोगों में नाराजगी है और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को लेकर प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं उपजिलाधिकारी लालजी विश्वकर्मा ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि जल्द ही फटे हुए तिरंगे को सम्मान पूर्वक उतार कर उसकी जगह नया राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान सर्वोपरि है और इस तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जा रहा है। फिलहाल वायरल वीडियो के बाद मामला चर्चाओं का विषय बना हुआ है और लोग दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियम और सख्त कर दिए हैं। अब दिल्ली के सभी निर्माण और तोड़फोड़ स्थलों पर कम से कम 100 GSM मोटाई वाली हाई डेंसिटी हरी जालियां लगाना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इससे निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी DPCC ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत MCD, DDA, PWD, दिल्ली मेट्रो और अन्य निर्माण एजेंसियों को भी नए नियमों का तुरंत पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि निर्माण गतिविधियां दिल्ली में PM 2.5 और PM 10 जैसे खतरनाक कणों के बड़े स्रोतों में शामिल हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 100 GSM की जाली ज़्यादा घनी होती है और ये धूल को बाहर फैलने से रोकने में अधिक कारगर साबित होती है। पहले जालियां लगाने का नियम तो था, लेकिन उसकी गुणवत्ता और मोटाई को लेकर कोई तय मानक नहीं था। इसके साथ ही दिल्ली सरकार डस्ट पोर्टल 2.0 भी लॉन्च करने जा रही है। ये एक डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम होगा जिसके जरिए निर्माण स्थलों की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और नियम तोड़ने वालों पर तेजी से कार्रवाई की जा सकेगी। वहीं ग्रेटर नोएडा में वाहन चोरी की घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए थाना दादरी पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रूपवास गोल चक्कर के पास से दोनों आरोपियों को दबोचा। ये कार्रवाई मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान गौरव और अर्जुन के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों के वाहन चोरी के कई मामलों में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और उनकी निशानदेही पर 9 चोरी की मोटरसाइकिल और 3 स्कूटी बरामद की है। इसके अलावा दोनों के पास से 2 अवैध चाकू भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वाहन चोरी के कितने मामलों में वो शामिल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। वहीं बुलंदशहर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपने पिता पर लंबे समय तक यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगा दिया है। पीड़िता का कहना है कि बाल आयु से लेकर करीब 5 साल तक उसके साथ लगातार शोषण होता रहा। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने मदद की उम्मीद में ग्राम प्रधान के पति से संपर्क किया तो उसने भी सहायता का भरोसा देकर उसका शोषण किया। पीड़िता ने अपनी तहरीर में दावा किया कि उसके पास मामले से जुड़े वीडियो और अन्य सबूत मौजूद हैं। न्याय की मांग को लेकर पीड़ित युवती SSP कार्यालय पहुंची और अधिकारियों को पूरी आपबीती सुनाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP के आदेश पर महिला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि युवती की तरफ से लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है और सभी तथ्यों एवं सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। वहीं मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बिलासपुर रोड पर कार सवार युवकों पर फायरिंग कर दी गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 युवकों ने कार पर गोलियां चलाई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग की इस घटना में कार सवार शशि मोहन घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से रंजिश चली आ रही थी और मुकदमेबाजी भी चल रही थी। पुलिस इसी पुरानी दुश्मनी को फायरिंग की वजह मानकर जांच कर रही है। वहीं पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जा सके। CO नई मंडी राजकुमार साव ने बताया कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी। आज
समय तकरीबन 6:30 बजे के लगभग नई मंडी पुलिस के चौकी कुकड़ा पे कुछ युवकों द्वारा आकर शिकायत दर्ज कराया गया कि जब वो अपने बलेनो गाड़ी में 4 दोस्त निकले थे और कुकड़ा ब्लॉक चौराहा से आगे बिलासपुर की तरफ जा रहे थे, तो उसी समय 2 लड़के गाड़ी के पीछे की तरफ से फायर किए। फायर से एक व्यक्ति जिसका नाम शशि मोहन है, उसको फायर से चोटें आई है। इस सूचना पर तत्काल नई मंडी पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घायल को चिकित्सीय इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। जिला अस्पताल पे मैं स्वयं आया, डॉक्टर से भी बात हुई। जो मजरूब है वो खतरे से बाहर है। जो उसको इंजरी आई है, उस इंजरी के आधार पर मेडिकल अभी रिपोर्ट तैयार हो रहा है। सभी बिंदुओं पे मैं स्वयं जांच कर रहा हूँ, पक्षकारों से बात कर रहा हूँ। इसमें प्रथम दृष्टया वार्ताक्रम ये मालूम चला कि जिन पे ये फायर करने का आरोप लगा रहे हैं, इन लड़कों से इनका जो ये दूसरा पक्ष जिन्हें चोट लगा, 2 साल पहले आपस में मारपीट और फायरिंग की घटना को लेकर मुकदमेबाजी चल रही थी और इनके बताए अनुसार कि उसी रंजिश के तहत ये घटना कारित की गई है। बहरहाल नई मंडी पुलिस द्वारा टीमों का गठन कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं और जिन पर आरोप लगाए जाए उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हैं। शीघ्र ही अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज वहीं थाना भवन ब्लॉक क्षेत्र के गांव हसनपुर लुहारी से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां बाइक दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गांव में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार गांव हसनपुर लुहारी निवासी सुंदर सावन और गौरव पेंटिंग का काम करते हैं। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे तीनों खाना खाने के बाद वापस मजदूरी पर लौट रहे थे। इसी दौरान मुजफ्फरनगर जिले के बलवा खेड़ी गांव के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से तीनों घायलों को चरथावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने सुंदर को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल सावन पुत्र जयराम को मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि गौरव पुत्र पूरा का इलाज चरथावल सीएचसी में चल रहा है। बताया गया है कि मृतक सुंदर अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। परिवार में उसकी पत्नी और 10 वर्षीय बेटा है जो अभी पढ़ाई कर रहा है। सुंदर की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। उधर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक निजी सोसाइटी में दबंगई और मारपीट का मामला सामने आया है। बिसरक थाना क्षेत्र स्थित राम श्याम गार्डन सोसाइटी में रास्ते से निकलने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि लाठी डंडों और पत्थर से लैस कुछ लोगों ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि हमले के दौरान पिता को बचाने आई बेटी को भी नहीं बख्शा गया और उसके साथ भी मारपीट की गई। वहीं मां अपने पति और बेटी को बचाने के लिए लगातार गुहार लगाती रही, लेकिन दबंगों का तांडव जारी रहा। घटना के बाद सोसाइटी में दहशत का माहौल बन गया। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात कही जा रही है। इसके बावजूद पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर केवल एनसीआर दर्ज कर खानापूर्ति करने का आरोप लगा दिया है। परिवार का कहना है कि इतनी गंभीर मारपीट और वीडियो सबूत होने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि पुलिस दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय मामले को हल्का दिखाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल मामले को लेकर इलाके में नाराजगी है और लोग आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं मदर्स डे के अवसर पर इंटरनल एनर्जी फाउंडेशन की तरफ से निराश्रित महिलाओं के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य उन महिलाओं के अनुभवों को साझा करना था जो पॉलीथीन बैग के विकल्प के रूप में कपड़े के थैले सिलने का कार्य कर रही हैं। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के साथ आत्मीय बातचीत और प्रेरणादायक संवाद हुआ। कई महिलाओं ने बताया कि कपड़े के थैले सिलने के कार्य ने उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है और उनके जीवन में सम्मान तथा आत्मविश्वास बढ़ाया है। महिलाओं ने यह भी कहा कि उन्हें गर्व है कि ऐसे अभियान का हिस्सा वो बनी है जो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से पशुओं विशेषकर गायों को बचाने में योगदान दे रहा है। उनका कहना था कि कपड़े के थैलों का उपयोग बढ़ने से प्लास्टिक का बोझ कम होगा और धरती को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समाज और पर्यावरण की रक्षा में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। मदर्स डे के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम भावनात्मक, प्रेरणादायक और सामाजिक जागरूकता से भरपूर रहा। आयोजकों ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज को जागरूक करना है। तो आज मदर्स डे है, तो हमारे साथ ये महिलाएं हैं जुड़ी हुई है। हमारे बहुत काबिल महिलाएं हैं। ये दीपा है, आशा है, मंजू मैम है, आशा दूसरी आशा और हमारे सारे बहन यहाँ पे। हम लोग पॉलिथीन के विरुद्ध काम कर रहे और बहुत सालों से काम कर रहे। गरीब महिलाओं से थैला बनवा करके उसको सस्ते दाम में
पॉलिथीन के लिए एक विकल्प जैसा, वो हमारा मुहिम है। और इसमें हम काफी प्रयास कर रहे हैं नोएडा में और दिल्ली एनसीआर के काफी जगह पे कि ये एक बदलाव आए सोच में, एक लोगों में एक अवेयरनेस हो जाए, जागरूकता हो जाए, क्योंकि पॉलिथीन से नुकसान बहुत होती है हमारे समुद्र से लेके, हमारे पर्यावरण से लेके, छोटे छोटे बच्चों में माइक्रो प्लास्टिक्स। इसलिए हमने पोस्टर बनाया कि भाई अपने शरीर में माइक्रो प्लास्टिक्स, कैंसर जैसे बीमारियां फैलती है पॉलिथीन बैग्स की वजह से। और दूसरी बात यह है, गाय पॉलिथीन खा खा के मर रही है और हर गाय के पेट में कम से कम 40-50 किलो पॉलिथीन निकलता है। और इस वजह से हम लोग ये एक मुहिम ये कर रहे हैं कि लोगों को जागरूकता फैले और लेडीज को एक कमाई, एक जरिया मिल जाए, उनके लिए एक अपने परिवार चलाने के लिए एक ऑल्टरनेटिव इनकम भी मिल जाए। आज के महंगाई में एक ही तरह का कमाई में और एक ही तरह का इसमें कर नहीं चलेगा। तो हम चाह रहे हैं कि लोगों को, लेडीज को और एक नया जरिया मिल जाए ताकि इनका घर भी चले, पर्यावरण स्वस्थ रहे। और ये स्वच्छ भारत का भी एक अभियान के साथ जुड़ने वाली बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये बहुत आगे जाकर के आप देख रहे हैं कि लैंडफिल में हर जगह में कितना पॉलिथीन की वजह से इतना ज्यादा बड़ा गार्बेज डंप बन रहा है। तो आज मदर्स डे है, तो हमारे साथ ये महिलाएं हैं जुड़ी हुई है, हमारे बहुत काबिल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।